साथियों सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर अपन क्लास के साथ वापस आपके साथ जुड़े हैं और आज की अपनी जो क्लास है वो क्लास राजनीति विज्ञान से संबंधित है कि जो बोर्ड की क्लास है क्लास 12 की राजनीति विज्ञान है उसको अपन सरल भाषा में कैसे पढ़ सकें, तो उसके बारे में आज का अपना पहला वीडियो है। तो राजनीति विज्ञान वैसे वो होती क्या है और अपनी जो है ना स्कूलों में राजनीति विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से है ना, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान तो राजनीति विज्ञान विषय वो विषय है ना कि राजनीति विज्ञान विषय से ही हमारे देश की शासन और व्यवस्थाएं जुड़ी हुई है। कौन सी व्यवस्थाएं? शासन और व्यवस्थाएं। और वैसे राजनीति विज्ञान विषय को है ना अपन बड़े स्तर पे देखें या बड़े स्तर पे उसको पढ़ें तो अपन इसमें मुख्यतः दो तरह की चीज़ों को इसमें अपन पढ़ते हैं। एक भारत का संविधान और राज व्यवस्था ठीक है। और दूसरे में अपन पढ़ते हैं राजनीतिक चिंतक या विचारक। इसमें आपके आ जाएगा प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो कहने का मतलब है मुख्य विचारक है, राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतक है। इन्होंने अपने अपने विचार अपने अपने सिद्धांत राजनीति विज्ञान विषय में रखे और उन्हीं को अपन राजनीति विज्ञान की किताबों में पढ़ते हैं। ये बड़ा विभाजन है, इसमें संविधान भी है, राज व्यवस्था भी है, राजनीतिक चिंतन भी है। लेकिन अपन बात करें अपन स्कूली स्तर से तो अपन अगर बात करें कक्षा 11 कक्षा 12 तो कक्षा 11 के अंदर भारत का संविधान और भारत की राज व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवहारिक है। व्यवहारिक का तात्पर्य क्या है कि जैसे क्लास 11 में भारत का संविधान दे रखा है, भारत का संविधान, तो क्लास 11 में भारत का संविधान अभी जो एनसीईआरटी ने दिया है उसका उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी राजनीति के प्रति अपनी समझ को विकसित कर सके। कैसे? जैसे इसमें भी दे रखा है भारतीय संविधान के मूल अधिकार किसने दे रखा है? क्लास 11 की राजनीति विज्ञान में। अब जैसे कि संविधान के अगर जो बड़े स्तर को अपन पढ़ें तो उसके आर्टिकल को पढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेदों को पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में भारतीय संविधान के मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो ये किताब है आपकी कक्षा 11 की, इसने मूल अधिकारों को तो दे रखा है लेकिन व्यवस्थित आर्टिकल वाइज नहीं दे रखा है। क्यों? क्योंकि व्यवस्थित आर्टिकल वाइज आप आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे, उसमें आपकी बेसिक समझ आपकी कक्षा जो 11 की किताब है वो आपकी करेगी। क्लियर? अब देखो मैंने एक और चीज देखी, राजनीतिक चिंतक है जैसे कि प्लेटो है, अरस्तु है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है। अब इनके भी विचार कक्षा 11 के अंदर हैं लेकिन छोटे स्तर पे, इनके बड़े विचार हैं। इन्होंने अपनी परिभाषाएं दी है, इन्होंने किस चीज को समझने का एक दृष्टिकोण दिया है, वो एक व्यापक स्तर है।
जो कक्षा 11 की किताब में आपको नहीं मिलेगा, जो बड़ी कक्षा में आपको मिलेगा। तो कक्षा 11 की किताब में क्या है कि कक्षा 11 की किताब में इनका जो बेसिक है वो सिर्फ आपके अंदर राजनीति विज्ञान विषय को समझने की समझ विकसित कर सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। साथियों, है ना, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जितना हो सके आप अपनी विषय वस्तु को रीड करते रहिएगा, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अभी जो आपका समय चलेगा, अभी 4-5 महीने तक जो आपका समय है वो एक स्वर्णकालीन समय है, उसमें आप अपने आप को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के टच में रहिए और अपनी जो कमियां हैं वो निकालिएगा, हमें बताइएगा, हम आपकी कमियों का समाधान करेंगे। अपन बात करते हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के अंदर आपको टॉपिक दे रखा है। वैसे राजनीति विज्ञान जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाएगा, कॉलेज के कक्षा में जाएगा, स्नातकोत्तर कंपटीशन एग्जाम, उसके बाद में जैसे जैसे विषय की प्रकृति भी बढ़ती जाएगी। फिर उसमें IR एक टॉपिक आएगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। कौन सा आएगा? अंतरराष्ट्रीय राजनीति IR। तो आपके IR के जो टॉपिक हैं बेसिक, ये एक 12वीं की किताब है, उसमें जैसे 12वीं की राजनीति विज्ञान की आपकी 2 पुस्तक है। कितनी पुस्तक है? 2। तो पुस्तक नंबर 1 में आपके जो बेसिक पार्ट है वो IR से संबंधित है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की उसमें चर्चा की गई है। और पुस्तक संख्या 2 में भारत के अंदर जो समकालीन मुद्दे थे, किसमें? भारत में। कब से? 1947 के बाद, कि 1947 के बाद में भारत की राजनीति कैसी थी, वो आपकी पुस्तक नंबर 2 में आएगा। लेकिन पुस्तक नंबर 1 में IR से संबंधित, अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संबंधित आपके जो टॉपिक हैं, आज अपन बेसिक करने की कोशिश करेंगे, समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे कि कक्षा 12वीं की जो पहली पुस्तक है समकालीन विश्व में राजनीति, वो क्या है, उसके बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। राजनीति विज्ञान एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर उसको आपने बढ़िया ढंग से समझा है तो पूरे में से पूरे आपके नंबर हैं, कटने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन उसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ना पड़ता है। आप हमारे से जुड़िए, शानदार टेस्ट सीरीज, शानदार नोट्स और विषय को सरल तरीके से कैसे पढ़ना है वो सीखिए और अपना जो फ्यूचर है वो पॉलिटिकल साइंस में बनाइए। राजनीति विज्ञान कक्षा 12 में आपका किताब नंबर 1 की जो टैगलाइन है वो इस प्रकार से है, समकालीन विश्व में राजनीति। अब आपके सामने एक विचार आता है, जैसे कि आपके NCERT की लैंग्वेज है ये, जैसे कि इसमें आया है समकालीन। कि समकालीन का मतलब क्या है? समकालीन जैसे कि एक ले लीजिएगा, एक वर्ष है 1945, तो ये काल है, एक घटना है। इस 1947 में कौन सी घटनाएं विश्व में चल रही है? कहाँ चल रही है? विश्व में चल रही है, ठीक है। और वो विश्व की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही है, या विश्व में उस घटना का कोई ना कोई रोल है, या 1945 में एक सन है और इस सन में पूरे विश्व में जो घटनाएं चल रही हैं उसका अंतरराष्ट्रीय राजनीति से कोई ना कोई संबंध है, तो वो इस समकालीन में जुड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप है ना उस चीज को राजनीति से जोड़ना चाहो तो राजनीति से जोड़ सकते हो, और किसी चीज से जोड़ना चाहो तो और किसी है ना चीज से जोड़ सकते हो। अपन समकालीन के अर्थ को समझते हैं, तो समकालीन का मतलब ये होता है कि कोई एक काल होता है, उस काल से संबंधित
जैसे कि पूरे, अब जैसे विश्व आ गया तो विश्व में एक जैसे कालक्रम दे दिया, उस कालक्रम के क्षेत्र में पूरे विश्व में कौन सी एक घटना है उसको जो प्रभावित कर रही है वो है समकालीन राजनीति, समकालीन विश्व में राजनीति। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। विश्व एक ऐसी चीज है, दुनिया एक ऐसी चीज है जो सबके लिए जिज्ञासा का विषय है। सबके लिए किसका विषय है? जिज्ञासा का विषय है। जैसे राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है कि वो आपके अंदर विश्व को या फिर विश्व की व्यवस्थाओं को जानने में मदद करेगा। एनसीईआरटी में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। और अपन बात करें आपके विषय वस्तु से रिलेटेड कि कौन से विषय हैं वो हमारे को पढ़ने। हालांकि इस राजनीति विज्ञान का जो पहला चैप्टर था जिसका नाम था शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर, इस चैप्टर को अभी एनसीईआरटी ने अपनी नई गाइडलाइन में स्किप कर रखा है। क्या कर रखा है? स्किप। लेकिन इसका जैसे दूसरा चैप्टर आपके सामने आता है उसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। कौन सी ध्रुवीयता? दो ध्रुवीयता, दो ध्रुवीयता का अंत। तो कहने का मतलब है ये पार्ट अपन पढ़ेंगे, ये पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन इसके पार्ट की अगर जिक्र नहीं करेंगे ना तो ये पार्ट अपने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हालांकि ये पार्ट अपने स्किप हो रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन इसको व्यवस्थित रूप से अच्छे से समझने के लिए इस पार्ट का भी अध्ययन थोड़ा बहुत बेसिक रूप से करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि ये शीत युद्ध क्या है, ठीक है, क्यों लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया, दुनिया में ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि लोगों को शीत युद्ध करना पड़ा। पहले तो ये जानते हैं कि शीत युद्ध था क्या। शीत युद्ध की बहुत सी परिभाषाएं विद्वानों ने दी हैं, ठीक है, लोगों ने दी है, विचारकों ने दी है। शीत युद्ध, शीत युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। शीत युद्ध, शीत युद्ध की एक छोटी सी परिभाषा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि विचारों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कि आपके रेडियो, टेलीविजन या कागजी गोलों से, इसमें अखबार भी आ जाता है, कागजी गोलों से लड़ा जाने वाला युद्ध, ठीक है। विचारों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कि रेडियो है, टीवी है या कागजी गोलों से लड़ा जाने वाला युद्ध शीत युद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? शीत युद्ध, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। तो लोग, अब इसमें खून खराबा भी नहीं हुआ, ना लोग आपस में लड़े, ना कोई युद्ध हुआ, फिर भी इसको शीत युद्ध नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि उस दौर में 1945 के दौर में विश्व वर्चस्व की लड़ाई से गुजर रहा था। किसकी बात है ना? लड़ाई से, वर्चस्व की लड़ाई से गुजर रहा था। इसमें दो राष्ट्र, एक का नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अमेरिका, और दूसरा राष्ट्र कौन सा है? सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस।
ये दो राष्ट्र हैं। इन दो राष्ट्रों के बीच में वैचारिक मतभेद थे, ठीक है। जैसे कि अमेरिका ये वाला क्षेत्र, रूस ये वाला क्षेत्र, आधा यूरोप में आधा एशिया में, दो महाशक्तियां आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन सीधे युद्ध नहीं किया, कभी रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ, फिर भी लोगों ने युद्ध का नाम दिया। क्यों? अमेरिका अपना वर्चस्व पूरे विश्व के ऊपर जमाना चाहता था, सोवियत संघ भी अपना वर्चस्व विश्व के ऊपर जमाना चाहता था। ये लोग आपस में विचारों के माध्यम से लड़ते। कैसे? जैसे कि रेडियो पे एक कोई प्रसारण आया, अमेरिका ने अपने रेडियो के माध्यम से एक जानकारी दी कि रूस, सोवियत संघ उन क्षेत्रों पे अपना कब्जा कर रहा है, मैं भी उन क्षेत्रों में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए ये प्लान करूंगा। खबर फैल गई दुनिया में, लोगों को ऐसा आभास हुआ कि सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच में युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध होता नहीं। वो सिर्फ किससे लड़ते? विचारों से। जैसे कि कागजी गोलों से। मान लो कि रूस का कोई अखबार है, उसमें ऐसी आर्टिकल छप गया कि वैश्विक स्तर पे जो तेल का क्षेत्र है उसके ऊपर हम कब्जा करेंगे, ये वाला क्षेत्र हमारा है, तो अमेरिका ने भी वापस उसी माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी कि वो क्षेत्र हमारा है। विश्व को ऐसा लगा कि युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वैचारिक जो भावनाओं से युद्ध लड़ते। इनका एक ही लक्ष्य था कि विश्व के हम अंदर अपना है जो वर्चस्व जमाना है, ठीक है। ये तो इसका शीत युद्ध का अर्थ हो गया। लेकिन ऐसी क्या बातें हुई कि अमेरिका और सोवियत संघ आपस में लड़ने लगे? इनका क्या कार्य था वो समझते हैं, वो इस पार्ट में अपन पढ़ते हैं, इसका बेसिक पढ़ते हैं आज, ठीक है। उसके बाद में अपना जो पार्ट आएगा दो ध्रुवीयता का अंत, अपन उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथियों, राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है कि जिसको आपने अच्छे से पढ़ा, व्यवस्थित तरीके से लिख दिया, तो आपके नंबर आने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं आए। अपन शुरुआत करते हैं 1914-15 के विश्व से कि सन 1914 और 15 के बीच में विश्व की व्यवस्थाएं कैसी थी। जैसे कि आप इस साइड में ये विश्व है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, आपका दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये आपका वैश्विक महाद्वीप है या वैश्विक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में 1914-15 का दौर इस क्या था कि उस दौर में यूरोप, कौन सा राष्ट्र? यूरोप अपनी एक वैश्विक शक्ति की वजह से बहुत ज़्यादा विश्व में चर्चित था, और वो था कि इसके पास में तकनीकी थी, इसके पास में नेवी थी, और इसके पास में है ना कि आधुनिक हथियार थे, और इस वजह से यूरोपीय राष्ट्रों ने पूरे विश्व में अपना वर्चस्व जमाए रखा। और छोटे जो देश थे या कमजोर देश थे, उनको इन्होंने अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? उपनिवेश बनाना शुरू, ठीक है। कब? 1914 या इससे पहले के दौर में। हालांकि उपनिवेश जो 16वीं शताब्दी में जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके बाद में वहाँ मशीनों का आविष्कार हुआ और उनको है ना रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चा सामान चाहिए था, इसलिए उन्होंने विश्व के दूसरे देशों से वो सामान प्राप्त किया, वहाँ शासन व्यवस्था स्थापित की, उनको अपने अधीन किया, उनको अपना उपनिवेश बनाया, वहाँ से अपनी शासन व्यवस्थाएं कायम की। तो
यूरोपीय राष्ट्रों ने अपनी उपनिवेश प्रणाली से पूरी दुनिया में अपने आप को चर्चित कर रखा था। तो उपनिवेश का मतलब क्या होता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपने आर्थिक हितों के लिए गुलाम बनाता है, इसको उपनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिवेश। क्लियर है ना? ये उपनिवेश की आपकी परिभाषा हो गई। तो 1914-15 का दौर पूरे विश्व में यूरोपीय शासन और व्यवस्थाओं का दौर था। आज की महाशक्ति अमेरिका भी उस समय शांत थी, आज की महाशक्ति चीन भी उस समय शांत थी। चीन एक महाशक्ति है, पहले भी था, आज भी है। चीन के बारे में नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि चीन एक सोया हुआ दानव है, उसे सोने दो, क्योंकि जब वो जागेगा तो दुनिया में भूचाल मचा देगा। तो आपको पता ही है कि 2018-19 का जो आपने दौर देखा था, कोरोना का दौर, वो चाइना की देन था और पूरे दुनिया में भूचाल आ गया था। चीन शक्ति संपन्न राष्ट्र था, पहले भी था, आज भी है। लेकिन इस दौर में यूरोपीय जो देश थे उनकी व्यवस्थाएं विश्व के ऊपर क्या थी? हावी थी। उनकी शासन प्रणाली पूरे विश्व में हावी थी। ठीक है, अब ऐसे करके फिर उसके बाद में जो 1914 के दौर के बाद में दुनिया युद्ध के चपेटों में आ गई। हालांकि इससे पहले नेपोलियन का दौर था यूरोप में, ठीक है, और है ना कि यहाँ से जो आप देख तो अरब से इस्लाम का उदय हुआ, फिर उसके बाद में पूरे तीनों महाद्वीपों में इस्लाम फैला, तो वहां से युद्धों का दौर शुरू हुआ। नेपोलियन का दौर भी युद्धों का दौर था। लेकिन 1914 का दौर वो दौर विश्व के सामने आया जब पूरा विश्व युद्ध की चपेट में आ गया। किसकी चपेट में? युद्ध की चपेट में। तो कहने का मतलब है कि 1914 से 1918 में विश्व की राजनीति में एक महाभयंकर युद्ध हुआ था, जिसको कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? वर्चस्व की लड़ाई से। क्यों? क्योंकि ये जो यूरोप के छोटे छोटे राष्ट्र है, जैसे कि जर्मनी है, हंगरी है, यूक्रेन है, ऑस्ट्रिया है, सर्बिया है, ठीक है, ये सारे राष्ट्र अपने आप को शक्तिशाली समझते थे। ब्रिटेन महाशक्तिशाली था, इसलिए इनकी आपसी लड़ाई थी। ठीक है, अब इनकी आपसी लड़ाई युद्ध में कैसे तब्दील हो गई कि ऑस्ट्रिया एक देश है, जैसे कि ये यूरोप का महाद्वीप है और यूरोप के महाद्वीप के जस्ट इधर पूर्वी में, कौन सी में, सॉरी पश्चिम में, ठीक है, एक देश पड़ता है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। क्या नाम पड़ता है? ऑस्ट्रिया। एक है ऑस्ट्रेलिया, ये महाद्वीप है, ये अलग है। एक ऑस्ट्रिया, कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे जिनका नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम था? फर्डिनेंड। फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी सर्बिया में। कहाँ हो गई थी? सर्बिया में। फर्डिनेंड की हत्या कहाँ हुई? सर्बिया में। अब ऑस्ट्रिया और सर्बिया एक दूसरे के खून के क्या हो गए? प्यासे। और विश्व स्तर पे एक भयंकर युद्ध हो गया और उस युद्ध में बहुत से लोग मारे गए और वो 1914 से 18 का दौर था। इसको कहा गया प्रथम विश्व युद्ध। अब युद्ध तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया की राजनीति की वजह से हुआ, लेकिन इस युद्ध में सर्वाधिक नुकसान झेलने वाला देश था जर्मनी। कौन सा राष्ट्र था? जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा घोर निराशा हुई जर्मनी को। किसको हुई थी? जर्मनी को। तो जर्मनी वापस अपनी व्यवस्थाओं को विश्व स्तर पे रखना चाहता था। अब जैसे विश्व के राष्ट्र हैं, जैसे कि इधर रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है और चीन है, ये सारे राष्ट्र क्या थे? साइलेंट थे, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था यूरोप के इन छोटे छोटे राष्ट्रों की कूटनीतियों और गलतियों के वजह से हुआ था। अमेरिका डायरेक्ट रूप से इस युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो इस युद्ध में शामिल था। ठीक है, अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद में लोगों को लगा कि इस टाइप से तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इस टाइप से क्या हो जाएगी? दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए विश्व में अब कोई शांति का मार्ग देखते हैं। तो 1920 में 1920 में यूरोपीय राष्ट्रों की रजामंदी से
राष्ट्र संघ का निर्माण होता है। राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति और व्यवस्था, को बनाए रखना। विश्व में शांति और व्यवस्थाओं को बनाए रखना राष्ट्र संघ का उद्देश्य था। लेकिन आपको पहले ही पता है कि जर्मनी राष्ट्र, कौन सा राष्ट्र? जर्मनी, बहुत तंग था। किससे? दुनिया से। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में उसको बहुत नुकसान हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर शुरू हुआ और राष्ट्र संघ 1920 में बना, विश्व में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना। लेकिन जर्मनी के तानाशाह थे जिनका नाम था एडोल्फ हिटलर। क्या नाम था? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की मान्यता यह थी कि जर्मनी के साथ में धोखा हुआ है। तो 1920 से ये दौर 1945, 1920 से 1939 तक ये दौर आ गया, 1939। और 1938 और 39 में अब वापस विश्व को लगा कि पहले जैसी स्थितियां और बन चुकी है। क्यों? क्योंकि जर्मनी था वो उन राष्ट्रों से बदला लेना चाहता था जो राष्ट्र जर्मनी के नुकसान में सहभागी थे। उसमें अमेरिका भी एक प्रमुख था। ठीक है, तो अब हिटलर ने एक ऐसा टारगेट चुना कि ऐसे ऐसे लोगों को एकत्रित किया जाए जो हमारी विचारधारा के हैं। तो 1938 के बाद 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ये दो खेमों में शुरू हुआ। ठीक है, तो पहला खेमा था वो था आपके मित्र राष्ट्र। कौन सा था? मित्र राष्ट्र। और दूसरा जो खेमा था वो था धुरी राष्ट्र। कौन सा था? धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में विश्व युद्ध हुआ वापिस। कौन सा? वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, तो मित्र राष्ट्रों में कौन से राष्ट्र थे? जैसे कि ब्रिटेन, जैसे कि अमेरिका। हालांकि जब युद्ध शुरू हुआ तो डायरेक्ट रूप से अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से था। जैसे कि रूस, ये प्रमुख राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्रों में, ठीक है, एक था जर्मनी। कौन था? जर्मनी। एक था इटली। इटली कौन सा? राहुल गांधी जी का ननियाल, वही इटली। जर्मनी, इटली और जापान, ये किस में थे? धुरी राष्ट्रों में थे। अब 1939 में एक वैश्विक स्तर पे और घटना हुई कि यूरोप का एक राष्ट्र है जर्मनी। कौन सा राष्ट्र है? जर्मनी। जर्मनी के जस्ट इस साइड में एक और देश है जिसका नाम है पोलैंड। क्या नाम है? पोलैंड। जर्मनी के तानाशाह थे एडोल्फ हिटलर। कौन थे? एडोल्फ हिटलर। और हिटलर ने कहा हमला कर दिया पोलैंड के ऊपर। जैसे ही हिटलर ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया, पूरे विश्व में अव्यवस्था हो गई और WW2 शुरू हो गया, वर्ल्ड वॉर टू। दुनिया फिर अव्यवस्था के चपेट में आ गई। राष्ट्र संघ काम करना बंद हो गया, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए राष्ट्र संघ को बनाया गया वो उद्देश्य खत्म हो गया और वापस विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस विश्व युद्ध में बहुत नुकसान हुआ, महाहानि हुई, कई लोग मारे गए, कई विस्थापित हुए। क्योंकि युद्ध का यही होता है कि युद्ध में मार काट, मौत, विस्थापन यही होता है। युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो ये राष्ट्र लड़ झगड़ के फिर लास्ट में ऐसा लगा कि ये युद्ध तो समाप्त नहीं होने वाला है। कोई किसी के 10 सैनिक मार रहा है, कोई 50 मार रहा है, कोई किसी के 100 मार रहा है। तो उसके बाद में जो धुरी राष्ट्रों का जैसे कि प्रमुख राष्ट्र था, एक तो जर्मनी था। कौन सा था? जर्मनी। एक कौन सा था? जापान। और एक था आपके कि इटली। अब ये युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है।
जापान एक छोटा सा देश है, कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? एशिया। यह आपके एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के पूर्व में एक छोटा सा राष्ट्र है जिसका नाम है जापान। अब जापान भी टेक्नोलॉजी रूप से, क्योंकि इसने रूस को भी हरा रखा था वैश्विक स्तर पे, तो एक मजबूत राष्ट्र था। जापान की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो जापान ने अमेरिका की एक जगह थी जिसका नाम था पर्ल हार्बर। कौन सी जगह थी? पर्ल हार्बर। इस पर्ल हार्बर पे अटैक किया और इस पर्ल हार्बर जगह को नुकसान पहुंचाया। लोग भी मारे गए जगह में, मतलब जहां हमला होगा तो लोग मारे गएंगे। और ये अमेरिका की साख के खिलाफ था। अब अमेरिका को मौका मिल गया डायरेक्ट रूप से युद्ध में कूदने का और अपना वर्चस्व दिखाने का। अब मान लो कि मैं हूं, मैंने किसी को कुछ कह दिया, या मान लो मैंने किसी को कुछ मार दी, डंडे की मार दी या लोहे की सरिये की मार दी, आपकी अंगुली टूट गई। आपकी क्या हो गई? आपकी अंगुली टूट गई। तो फिर आप बदला कैसे लोगे? भाई मेरी अंगुली तोड़ दोगे, मेरे को मारपीट करोगे, बात खत्म। लेकिन आपने बदला ऐसे लिया, मेरे को तो मार दिया पूरा काट काट के, मेरे पूरे परिवार को भी काट काट के मार दिया, यहां तक कि पूरे गांव को जला दिया। ऐसा कर दिया कि 10 साल तक वहां कोई बच्चा भी पैदा होगा वो भी विकलांग होगा। ये कोई बदला लेने का तरीका नहीं है। लेकिन अमेरिका ने पर्ल हार्बर की घटना का बदला लेने के लिए जापान के 2 शहरों, जापान के 2 शहरों, एक का नाम था हिरोशिमा। कौन सा? हिरोशिमा। और दूसरा का नागासाकी। कौन सा था? नागासाकी। परमाणु हमलों से दोनों शहरों को नष्ट कर दिया। कौन से हमलों से? परमाणु हमलों से। जब दुनिया में पहली बार कोई परमाणु हमला हुआ, 2 शहर नष्ट हो गए। किसके? जापान के। छोटी सी घटना से अमेरिका ने इतने बड़े 2 बमों का नाम था, एक नाम का नाम फैट बॉय। क्या नाम था? फैट बॉय। और दूसरे का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। तो फैट मैन और लिटिल, फैट मैन और लिटिल बॉय, 2 परमाणु बम थे। हिरोशिमा और पूरे नागासाकी को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। यह अमेरिका का बदला लेने का तरीका था। विशेषज्ञों ने माना कि अब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर है, क्योंकि 1945 तक, 1939 से विश्व युद्ध शुरू हुआ और लगभग 1945 तक, यह घटना 1945 की है, तो 1945 में लगभग युद्ध समाप्त हो जाता, क्योंकि समाप्त होने के कगार पे था। ये जो लोग है ना वो तर्क दे रहे हैं। पहली बात तो ये तर्क दे रहे हैं कि युद्ध तो समाप्त होने वाला ही था, लेकिन दूसरे लोग ये तर्क दे रहे हैं कि नहीं, युद्ध बढ़ रहा था, कभी कोई किसी को मार रहा था, कभी कोई किसी को मार रहा था, समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अमेरिका ने अच्छा किया इतना बड़ा हमला करके। अमेरिका और भी कुछ जो तरीका अपना सकता था युद्ध को समाप्त करने के। अब ये अपने को ये भी पता है कि ये जो 3 राष्ट्र थे, जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है, इन तीनों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर हो जाती। ज्यादा से ज्यादा 1 साल और युद्ध चलता, फिर तो क्या हो जाता, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता। लेकिन अमेरिका ने अचानक ही 2 शहरों को नष्ट किया भयंकर परमाणु हमलों से। तो इसमें लोग ये भी तर्क देते हैं कि अमेरिका है दुनिया के ऊपर क्या है, अपनी धौंस जमाना चाहता था। क्या जमाना चाहता था? धौंस, अपना वर्चस्व जमाना चाहता था। क्या जमाना चाहता था? वर्चस्व। इसीलिए उसने युद्ध किया। अब मान लो कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो और कोई लड़का अपने आप को एडवांस दिखाने के लिए फॉर्च्यूनर लेके स्कूल में आ जाता है, बढ़िया, ठीक है। अब वो स्टंट करता है, लोगों को दिखाता है। तो पहले दिन एक लड़का क्या लेके आया? फॉर्च्यूनर। तो लोगों ने उसको देखा कि ये तो बड़ा गजब का आदमी है, इतनी बड़ी फॉर्च्यूनर लेके आया है। तो वो फॉर्च्यूनर क्यों लेके आया? स्कूल आने के लिए तो बस भी है ना। वो फॉर्च्यूनर इसलिए लेके आया कि वो अपने आप को ऐसे दिखाना चाहता है कि मैं इस दुनिया में अलग हूं। उसी प्रकार अमेरिका ने भी वो बम गिराए तो वो भी क्या करना चाहता था? अपने आप को दुनिया के सामने ऐसा दिखाना चाहता था कि मैं इतना शक्तिशाली राष्ट्र हूं। अब हो सकता है कि इसमें अमेरिका की क्या नीति हो, क्या पॉलिसी हो, लेकिन विशेषज्ञ हैं वो यही अनुमान लगाते हैं कि अगर 1 साल और चलता तो ये जो धुरी राष्ट्रों के देश थे वो कमजोर हो जाते
और युद्ध आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अमेरिका ने इतना बड़ा अटैक करके हालांकि कहीं ना कहीं अपनी वर्चस्व को सिद्ध करने की कोशिश की। अब अमेरिका ने तो दुनिया को ट्रेलर दिखा दिया कि वो दुनिया का सबसे सुपर पावर देश है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक बम गिराने से कोई सुपर पावर नहीं होता है। सुपर पावर बनने के लिए बहुत सी चीजें होनी चाहिए। आपके पास में संसाधन होने चाहिए, आपके पास लोहे के अक्षत भंडार होने चाहिए, आपके पास में पेट्रोलियम के अक्षत भंडार होने चाहिए, तब आप जाके सुपर पावर शक्तिशाली देश बन सकते हो, ठीक है। तो अब विश्व उस दौर में था। अब अपन वापस बात करते हैं 1945 के दौर की, 1945 के दौर की। कब की बात करते हैं? 1945 के दौर की। अब इसको यहां से देखना, 1945 तारीख थी 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर कि अब वापिस सब लोग अब सब युद्ध से धाप गए क्या? नहीं, इतने लोग मर रहे हैं, है ना। ब्रिटेन की तो व्यवस्था ही पूरी समाप्त हो गई, जर्मनी पूरा का पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। जापान के 2 शहर नष्ट हो गए। तो अब लोग कह रहे अब युद्ध नहीं होगा, युद्ध में सिर्फ और सिर्फ विनाश है। तो दुनिया के सारे देश एकत्रित हुए। 24 अक्टूबर 1945 को सबने शपथ ले ली कि अब युद्ध नहीं करेंगे। और इसी दिन दुनिया के सबसे बड़े शांति संगठन यूएनओ की स्थापना होती है। यूएनओ का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी पहली शर्त थी कि किसी भी हालत में युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। दुनिया में क्या रहनी चाहिए? शांति, शांति, शांति। क्यों? क्योंकि इसका आप लोगो देखते हो ना, किसका? यूएनओ का, इस प्रकार से। तो बीच में तो क्या है, वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, और साइड में इस है ना जैतून की पत्तियां ऐसे पूरी हुई है। किसकी पत्तियां हैं? जैतून की पत्तियां। किसकी पत्तियां? जैतून की। विश्व का नक्शा मतलब विश्व, और जैतून की पत्तियां किसका प्रतीक है? शांति का। किसका प्रतीक है? शांति का, कि विश्व में शांति और व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। अब जैसे मैंने क्लास में 2 लड़के थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, दोनों सुपर पावर लड़के थे। लेकिन फिर मैंने सबके पेरेंट्स बुला के एक मीटिंग की कि क्लास में कोई भी लड़का नहीं झगड़ेगा, ना वैचारिक दृष्टि से झगड़ेगा, ना किसी और दृष्टि से झगड़ेगा। लेकिन उन 2 लड़कों का जो झगड़ा था वो पहले से ही क्या था, मतलब बड़ा झगड़ा था। अब वो क्या है, मीटिंग के बाद में सीधे सीधे तो नहीं झगड़ सकते, लेकिन उनको अपना वर्चस्व लोगों के सामने रखना है, चाहे वो कैसे भी रखे। ये सेम की सेम बात 2 राष्ट्रों के सामने निकल के आती है कि जब विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका, कौन सा? अमेरिका। ब्रिटेन, कौन सा? ब्रिटेन। कौन सा? रूस, फ्रांस और चीन। ये बड़े राष्ट्र थे, इनको संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर दिया गया। कौन सा पावर? वीटो पावर। इन पे जिम्मेवारी आ गई कि नहीं, युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए, युद्ध होगा तो आपकी जिम्मेवारी है उसको रुकवाने का, ठीक है। लेकिन इसमें 2 राष्ट्र थे, एक अमेरिका, एक कौन सा? अमेरिका, जिसने जापान के ऊपर 2 बम गिरा के दुनिया को ट्रेलर दिखाया था कि मेरे पास में इतना बड़ा पुदीना है, मेरे से लड़ने झगड़ने की कोई कोशिश नहीं करना, नहीं तो आपको तबाह करके रख दूंगा, ठीक है। और दूसरा राष्ट्र था रूस। क्यों? क्योंकि पावर होने के लिए 1-2 बम होने से कोई पावरफुल नहीं हो जाता, उसके लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है। तो 1945 के बाद में सोवियत संघ रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरना शुरू हुआ। कौन सा राष्ट्र? सोवियत संघ, क्योंकि ये 16 छोटे छोटे गणराज्यों से मिलके बना था, ठीक है। ये जो क्षेत्र है विश्व की व्यवस्था का, ये यूरोप, ये एशिया, तो एशिया का जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें रूस आता है। क्या आता है? रूस। तो ये आधा यूरोप में, आधा एशिया में एक विशालकाय राष्ट्र है,
इस ओर कौन सा राष्ट्र है? अमेरिका राष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है? अमेरिका। ठीक है, तो एक राष्ट्र अमेरिका, एक रूस, दोनों के ऊपर जिम्मेवारी है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि युद्ध होगा तो नुकसान होगा। आप संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी मेंबर हैं, तो दुनिया में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य आप दोनों देशों का है। तो अब ये राष्ट्र और ये राष्ट्र दोनों, अब इसने भी क्या किया, यहाँ के तेल मतलब यहाँ अपने संसाधन, लोहे के अक्षत भंडार, कृषि व्यवस्थाओं को मजबूत किया और अपनी आर्थिक स्थिति को क्या किया? मजबूत किया। कौन सी स्थिति को? आर्थिक। और रूस ने भी अपनी आर्थिक स्थिति को, कि ये रूस का जो क्षेत्र है, लोहा, तेल, ये सारा का सारा जो भंडार है वो प्राप्त करना चाहता था। और इसने अपने आसपास के पूरे क्षेत्रों को व्यवस्थित किया और दुनिया के सामने एक सुपर पावर बना। ठीक है, अब ये भी सुपर पावर बनना चाहता है और ये भी सुपर पावर बनना चाहता है। ठीक है, लेकिन दोनों आपस में युद्ध नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ वैचारिक मतभेद ही सामने उभर के आए। और 1945 से ये दौर शुरू हुआ और 1991 में जब तक इसके 16 गणराज्य टूट के अलग नहीं हुए, तब तक ये दोनों आपस में विचारों के माध्यम से लड़ते रहे। ये कह रहा है ये मेरा विश्व है, मतलब विश्व के ऊपर मेरा आधिपत्य है। ये राष्ट्र कह रहा है कि विश्व के ऊपर मेरा आधिपत्य है। ठीक है, आपस में वैचारिक मतभेदों से लड़ते गए और इन्हीं को विद्वानों ने नाम दिया था शीत युद्ध। क्या नाम दिया गया? शीत युद्ध। अब जो अमेरिका के विचार क्या थे, सोवियत संघ के विचार क्या थे, थोड़ा उनको समझते हैं। ठीक है, अब दोनों राष्ट्र एक दूसरे पे कमेंट करते, एक दूसरे पे अपना वर्चस्व बढ़ाते। इसका सबसे, इनका युद्ध है, इनका आपस में क्यों हुआ, इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी व्यापार, पैसे कमाना, एक दूसरे के हथियारों को बेचना, एक दूसरे के मार्केट के ऊपर नियंत्रण करना। कहने का मतलब ये आर्थिक युद्ध हो गया, पैसे कमाने का युद्ध हो गया। ठीक है, सब राष्ट्र जैसे कि दो बड़े खेमे थे, अमेरिका और दूसरी ओर कौन सा था? रूस। ठीक है, अमेरिका में क्या था 1945 के बाद में? पूंजीवाद। क्या था? पूंजीवाद। पूंजीवाद में क्या होते हैं? उद्योगपति होते हैं। क्या होते हैं? उद्योगपति। इसमें क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को महत्व दिया जाता है और पैसे कमाने की होड़ लगी रहती है। और रूस में क्या था? साम्यवाद। क्या था? साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब क्या होता है कि पैसे तो होंगे लेकिन उसके ऊपर जो नियंत्रण है वो समाज का होगा। किसका होगा? समाज का। सरकार का होगा। किसका होगा? सरकार का, ताकि सरकार गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजना बना सके। मजबूत तो कौन होगी? सरकार। इधर भी मजबूत कौन होगी? सरकार। लेकिन ये पूंजीवाद के माध्यम से, उद्योगपतियों के माध्यम से पैसा कमाना चाहता है। ये कह रहा है काम धंधा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, लेकिन सरकार और समाज का नियंत्रण होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीबों को फायदा मिल सके। और ये मार्क्सवादी विचारधाराओं से संबंध रखता है। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि विश्व की पूंजीवादी व्यवस्थाएं गरीबों का शोषण करती है। विश्व की पूंजीवादी व्यवस्थाएं किसका शोषण करती है? गरीबों का। वहां पूंजीपति लोग पैसे कमाने के लिए गरीबों का शोषण करते हैं। इसलिए दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ और पूंजीवाद को क्या कर दो? समाप्त कर दो। तो ये इनकी बड़ी विचारधाराएं थे। और 1945 से 1991 के बीच में इनका वर्चस्व विश्व स्तर पे बड़ा भयंकर था। इसलिए इनका जो वैचारिक युद्ध हुआ, इस युद्ध को भी नाम दिया था शीत युद्ध। क्या नाम दिया गया? शीत युद्ध नाम दिया गया। अब देखिएगा, अब इन्होंने ऐसे नहीं खाली एक दूसरे के ऊपर प्रत्यक्ष किए आरोप प्रति, इन्होंने अपने सैनिक अड्डे, अपने सैनिक संगठन भी स्थापित किया। सबसे पहले अमेरिका को लगा कि यूरोपीय ये जो देश हैं, अटलांटिक महासागर के जो उत्तर के जो हैं यूरोपीय राष्ट्र हैं, इनमें कोई ऐसी गड़बड़ ना हो। इसलिए 1949 में यूरोपीय राष्ट्रों को, कौन से राष्ट्रों को? यूरोपीय राष्ट्रों को नियंत्रण करने के लिए
नाटो संगठन बना। कौन सा संगठन बना? नाटो। इसका मतलब होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, 1949, ताकि यूरोपीय देश अमेरिका के वर्चस्व में रहे, उधर रूस के वर्चस्व में नहीं जाए। साथ ही जो मतलब अमेरिका है ये अब मध्य एशिया के राष्ट्र है, जैसे कि सऊदी अरब है, इराक, ईरान, सीरिया, ये वाले राष्ट्र हैं, तेल के अक्षत भंडार हैं। अमेरिका यहाँ का सारा तेल है वो निकाल के अपने नियंत्रण में करना चाहता था। अमेरिका ये चाहता था कि ये वाले जो राष्ट्र हैं रूस के नियंत्रण में नहीं जाएं, इसलिए जो मध्य यूरोप मतलब मध्य एशिया, कौन सी एशिया? मध्य एशिया के देशों को, मध्य एशिया के देशों को नियंत्रण करने के लिए सेंटो संधि संगठन बनाया। सेंटो संधि संगठन बनाया। अमेरिका की ये भी सोच थी कि दक्षिणी और पूर्वी एशिया के राष्ट्र वो भी सोवियत संघ के नियंत्रण में न जाएं, इसलिए दक्षिणी और पूर्वी एशिया के राष्ट्रों को नियंत्रण करने के लिए उसने सीटो सैनिक संगठन बनाया। तो नाटो, सेंटो और सीटो या सीएटो ये एक ही बात है, ठीक है। नाटो, सेंटो, सीएटो ये सैनिक संगठन जो अमेरिका ने बनाए, इसका उद्देश्य ये की था कि साम्यवाद का जो प्रचार है विश्व के ऊपर बढ़ रहा है, इस प्रचार को कम करना या इसको रोकना और विश्व की व्यवस्थाओं के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करना। रूस जैसे कि सोवियत संघ रूस ये 16 गणराज्यों से मतलब 15+1 गणराज्यों से मिलकर बना था। इसने भी विश्व के ऊपर अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए और खास करके नाटो से मुकाबला करने के लिए 1955 में एक सैनिक संगठन बनाया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। क्या नाम था उसका? वार्सा पैक्ट। एक सैनिक संगठन है। वार्सा पैक्ट क्या है? एक सैनिक संगठन है जिसने नाटो का मुकाबला करने के लिए बनाया था। किसने? सोवियत संघ ने। लेकिन 1991 के दौर में जो दुनिया के सामने दो ध्रुव बने थे, एक ध्रुव अमेरिका, दूसरा ध्रुव सोवियत संघ रूस। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये ध्रुव कमजोर पड़ गया। ये ध्रुव क्या पड़ गया? कमजोर। अब एक ध्रुव रह गया, एक ध्रुव का वर्चस्व। वो कौन सा था? अमेरिका। वो कौन सा था? अमेरिका। कौन से ध्रुव का वर्चस्व खत्म हो गया? रूस का। इसीलिए आपका अगला जो चैप्टर शुरू होगा उसका नाम है दो ध्रुवों का अंत। दो ध्रुवों का अंत। दो ध्रुव क्यों बने आपने समझा, और अंत कैसे हुआ उसके बारे में अपन आगे समझेंगे, और अंत होने के बाद में क्या हुआ वो आपका अगला चैप्टर है। ठीक है, तो व्यवस्थित रूप से पढ़ते रहिएगा, क्लास को देखिएगा। आपकी आगामी क्लास भी अभी आएगी, इसलिए आप अपने इन दिनों का बेहतर तरीके से प्रयोग करें। और हमसे जुड़ने के लिए, हमारी बेस्ट फैकल्टी से जुड़ने के लिए, हमारे शानदार नोट्स प्राप्त करने के लिए, हमारे टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनने के लिए आप जुड़िए श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान से। धन्यवाद।